भैया हरो आज है गुरुवार और साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी को दिन होत है आज। तो निश्चित रूप से भैया जो कार्यक्रम हमारे लेके आ गए हैं आज के एक कार्यक्रम से सतीश साहू की आप सभी जनों को राम राम पहुंच जाए। और बता दें मैं भैया कि आज के एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पे हमारे बीच उपस्थित हैं BL मालवीय, उप संचालक कृषि सागर। तो भैया जो कार्यक्रम शुरू करत हैं और श्रोताओं के फोन कॉल अब ये कार्यक्रम में शुरू हो गए हैं। तो सुनत हैं सबसे पहलो फोन कौन श्रोता को है और उनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। क्या कह रहे हैं कि हम लोगर गांव से बोल रहे हैं सर, हम तुम्हें बताएं। कहाँ, कौन से गांव से? लोगर। लोगर? जी सर। कहाँ है जो लोगर भैया आपको? ये खिमलासा के पास में है सर। चलो भैया, और आपने अपना नाम का बताओ। जमुना प्रसाद चौबे। जमुना प्रसाद जी चौबे, बहुत स्वागत है आपको। इसी कौन सी जगह है सर? पिसिया की आप किस में जानो चाह रहे हो, है ना? जी सर। बिल्कुल भैया, आज के एक कार्यक्रम में BL मालवीय जी हैं उपस्थित, उप संचालक कृषि सागर। उन तक आपको प्रश्न पहुंच गए है, वे आपको बता रहे हैं, आप सुनो। जी सर। किसान भाइयों। जी सर। यदि आप नमस्कार, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। यदि अपन पीसी बोते हैं, चना बोना है, मसूर बोना है, तो अपने पास जो सिंचाई के साधन हैं, कितनी सिंचाई उपलब्ध है अपने पास, कितना पानी अपन दे पाएंगे, उस हिसाब से अपन गेहूं की वैरायटी लें। दूसरा ये है कि हमको किस तरह की गेहूं पीसी चाहिए, रोटी चपाती बनाने के लिए या मंडी में बेचने के लिए या फिर सोसाइटी में बेचने के लिए, तो उसके हिसाब से आपको वैरायटी लेना है। अब ज्यादातर हम लोग अपने घर के चपाती के लिए जो रोटी बनती घर में, उसके लिए गेहूं बोते हैं। तो हमें जो पुरानी वैरायटी है C306 जो लोग अपने बोते हैं, लेकिन ये काफी लंबी वैरायटी है, ऊंची वैरायटी है और इसकी पैदावार भी कम होती है। तो इसकी जगह पे दूसरी वैरायटियां आ गई है, जैसे 1544 है, 1531 है। एक नई वैरायटी अभी आई है HI 1634 जो इंदौर रिसर्च सेंटर से निकली है। इसकी गेहूं की क्वालिटी, रोटी की चपाती की क्वालिटी हमारी PC C306 है, उसके जैसी जी है, लेकिन ये उतनी बढ़ती नहीं है, कम बढ़ती है और पैदावार इसकी ज्यादा है। तो यदि मंडी में इसको ले जाके आप बेचोगे तो ये PC जो है C306 उसी के भाव में जाएगी, क्योंकि व्यापारी इसको अलग से समझ नहीं पाते हैं और रोटी की क्वालिटी वैसी रहेगी। तो यदि चपाती बनाना तो ये वैरायटी आप बोए, HI 1544, HI 1531, HI 1634 या पुरानी वैरायटी है अपनी सुजाता C306। एक नवीन चंदोसी वैरायटी थी HI 1418, आजकल मिल ही नहीं रही है। बहुत उसकी इतनी जोरदार रोटी बनती थी कि लोग आप C306 को भूल जाओगे, परंतु अभी वो बहुत पुरानी वैरायटी हो गई तो मिल नहीं रही है। आपको 1544 और 1531 ये दोनों उपलब्ध हो जाएगी, किसी भी किसान के पास हो तो उससे भी ले लो आप। अब यदि आपको पैदावारी ज्यादा लेना है, वो चपाती की चिंता नहीं हो, तो फिर पूसा तेजस सबसे अच्छी उत्पादन दे रही है। HI, हाँ, पूसा तेजस के नाम से है, HI 8759 नंबर है इसके, और पूसा तेजस के नाम से भी लोग जानते हैं। इसकी बहुत अच्छी पैदावार है, लेकिन इसमें पर्याप्त पानी लगता है, सिंचाई पर्याप्त लगती है। इसके जब पुले अपन बांधते हैं तो उनमें आप उठाओगे तो इतना वजनदार पुला लगता है और देखने में तो ऐसा लगता नहीं कि इतना पैदावार होगा, लेकिन पैदावार बहुत निकलती। तो किसान भाइयों, इस हिसाब से ये पूसा मंगल भी है एक वैरायटी, और भी बहुत सारी वैरायटी है, परंतु इनमें से कोई सी भी जो आपको उपलब्ध हो जाए उस हिसाब से आप बोनी करें। ठीक है सर। जा एक तो बीज निगम से भी पूछ सके अपन, बीज निगम के पास भी रहता है। एक अभी उन्होंने एक नई वैरायटी का बताया है 1606, अभी आने वाली बीज निगम के पास में, ये आज शाम तक आ जाएगी उनके पास। तो ये नई वैरायटी है जिसकी चपाती अच्छी बनती है। तो कभी भी अपने को ज्यादा नहीं तो कम बीज ले लो, तो और अपना बीज घर का बना लो अगले साल। सर हमारा माल ठंड में तो है नहीं सब्जा बीज। तो बीज निगम आप हमारे कृषि विभाग से किसी कर्मचारी से संपर्क कर लेना, वो बीज निगम वाले से बात करवा देगा आपको, है ना? तो यदि आपको चपाती बनाना है तो फिर ये अच्छी वैरायटी है 1606, वो बीज निगम के पास मिल जाएगी। और नहीं तो फिर ये पूसा तेजस तो अब किसानों के पास भी पहुंच चुकी है, उनसे भी ले सकते हैं आप। तो आपको कैसी वैरायटी चाहिए, कम पानी वाली, ज्यादा पानी वाली, चपाती बनाने के लिए या सोसाइटी बेचने के लिए, तो उसी आप वैरायटी का चयन करना। ठीक है जमुना प्रसाद जी, बहुत धन्यवाद आपको एक कार्यक्रम में फोन लगावे के लाने। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। सर हम ग्राम कनेरा नेखर से बसंत कुर्मी बोल रहे सर। बोलो बसंत भैया।
सर जी एक समस्या हैगी। बिल्कुल, काय की समस्या है? सर जी हमारी भैंस में दूध कम निकल रहा हो सर, पहले से बहुत दूबरी हो गई है। भैंस दूबरी हो गई है और दूध कम हो गया है? जी सर। ठीक है, आपको प्रश्न तो हम तक पहुंच गए है, लेकिन आज पशु चिकित्सा विशेषज्ञ कोई उपस्थित नहीं है। फिर भी भैया बीएल मालवीय साहब इशारों कर रहे हैं, वे आपको उत्तर दे रहे हैं, सुनो आप। किसान भाइयों, खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी बहुत जरूरी है और आप जरूर करें, ज्यादा ना तो कम परंतु होना पशुपालन खेती के साथ में। तो अपन देखते हैं पशुओं में भी कई तरह की रोग बीमारियां आती है, तो इसमें भैंसों का भी एक समस्या आई थी, भैंस दुबली हो रही है जी। ये कौन किसान भाई हैं अपने? बसंत कुर्मी साहब हैं कनेरा के। तो एक तो क्या होता है, हम लोग जब अपन लोग देखते हैं कि अपने विटामिन की चिंता करते हैं, प्रोटीन की चिंता करते हैं, तो पशुओं के लिए भी चिंता करना चाहिए जी। क्योंकि अनाज जो अच्छे कीमती चीज है वो तो अपन खा लेते हैं, और जो बेकार की चीज होती है भूसा, वही उसको खिलाते हैं। तो उसका पोषण उस भूसे के दम पे नहीं होता है जी। तो इसलिए इसके मिनरल मिक्सर भी आते हैं, आप उसको भी दें। और दूसरा इनके एक डीवर्मिंग होता है, वर्म जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अपन डीवर्मिंग करवाते हैं। हाँ, वाटप पटारे हो जाती है जी। गिंडोले भी बोलते हैं गांव में लोग उनको, पटारे पड़ जाती है, तो उसकी गोली आती है। अपन ये ना समझे कि छोटे बछड़ों को ही पड़ती पटारे, बड़े जानवरों को पड़ती है, तो उसकी गोली आती है। अब पशु चिकित्सा अधिकारी जो होंगे आपके क्षेत्र के, उनसे मिलना, तो वो निःशुल्क आपको गोली दे देंगे। और यदि वो नहीं मिलती है तो दुकान से भी मिल जाती है ये गोली, तो यदि आप उसको खिला देंगे रोटी में रख के, तो डीवर्मिंग हो जाएगी, उसके पेट की पटारे खत्म हो जाएगी। और दूसरा मिनरल मिक्सर जरूर आप अपन कहीं से ले लें और उसको खिलाएं आप। दूसरा आपको थोड़ा बहुत उसको 1 किलो थोड़ा थोड़ा करके गुड़ खिला दे आप, तो इससे भी उसका हजमा बढ़िया हो जाएगा और निश्चित रूप से आपकी भैंस अच्छी हो जाएगी। जी, बहुत धन्यवाद मालवीय साहब, आपने प्रश्न को भी उत्तर दो। और बसंत कुर्मी जी, बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। अगले एक श्रोता और फोन लाइन पे है। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, मेरा नाम चुन्नी लाल यादव है। चुन्नी लाल यादव जी, कहाँ से? सर, रेलवे स्टेशन नरियावली। अच्छा, बताओ भैया, क्या समस्या है? जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि सर मेरी गाय और भैंस कोई जुआ भरे हुई है खूब। किसान भाइयों, ये पशुपालन में ये अक्सर दिक्कत आती है। जुएं और एक पिस्सू भी आता है, आपने देखा होगा जी। वो जुएं से और छोटा होता है, लेकिन छोटे बछड़ों में ज्यादा दिखता है वो। आपकी भैंसों के उनमें छोटे बछड़े होते हैं उनमें जी। और बड़े जानवरों में पड़ जाता है, और भैंसों में तो जुएं होती जी, अक्सर दिखती है। तो आप एक तो क्या करो, हम लोग तो खूब नहाते रोज, पर हमारे पशुओं की कभी चिंता नहीं करते जी। मेरा सोचना है कि महीने में एक बार तो कम से कम अपने पशु को कपड़े धोने वाले साबुन से नहला दें आप। जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, इसमें कुछ सोडा होता है, कास्टिक सोडा। सर उसको साबुन लगाई तो गिर जाते, मर जाते, अपने भर हो जाते। उसमें क्या करो, आप कोई सा पाउडर ऐसा ले लो, जैसे वो फालिडाल वगैरह आता था ना अपना खेतों में छिड़कने वाला जी। तो जहाँ पशु बांधते हैं उस जगह में भी थोड़ा सा आप भुरक देना। अच्छा। और पशुओं का जो बांधने का जगह भी थोड़ा सा आप चेंज कर दें 2-4 दिन के लिए। पशुओं को जहाँ आप बाड़े में भी बांधते हैं तो बाड़े की जगह भी आप चेंज कर दें महीने 15 दिन के लिए, थोड़ी जगह बदल दें। उसमें जगह में भी एक वो होती है जो गिजोड़ियां होती हैं छोटी छोटी जी, वो भी मतलब अक्सर एक जगह में भी हो जाती है वो जी, तो हम दवा लगाते हैं और फिर पशु पा जाती है वो जी। तो उस जगह पे भी थोड़ा सा फलडल वगैरह या दूसरा कोई सी दवा आप छिड़क दें जी, और पशुओं को थोड़ा 1-2 दिन के लिए दूसरी जगह बांध दें तो निश्चित रूप से वो कंट्रोल हो जाएगा। माने पशुओं को तो उपचार करना ही है भैया, लेकिन संगे संगे जहाँ अपनी पशुशाला है उसकी जो कोनिये हैं उते दरारें वरारें हैं तो उनको भी अपन को उपचार करने हैं जिसमें बाद में ये दोबारा से न हो सके। एक समस्या और है। हाँ बताओ सर। जी सर, अभी बोनी की थी हमने पीसी की। हाँ सर, अभी 5 दिन हुए पर थोड़ी निकल आई तो पीरी पड़ रही। अच्छा, यार आगे बोई थी तो पीरी पड़ रही है। गेहूं की बोनी यदि आपने करी और पीले हैं वो, तो आप अभी नाइट्रोजन घोल के रूप में भी आप छिड़क सकते हैं। घुलनशील जो अपना यूरिया आता है, इसको भी आप 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया एक बाल्टी में पहले थोड़ा घोल ले और उसको छान के फिर यदि आप इस हिसाब से उसको स्प्रे करेंगे 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया उस पर स्प्रे कर देंगे तो अभी प्राइमरी स्टेज पे जो उस पर नाइट्रोजन की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं, हर साल फसल लेते हैं और हम 1-2 तत्व की पूर्ति करते हैं। जैसे हमने नाइट्रोजन दे दिया, यूरिया दे दिया तो नाइट्रोजन मिलेगी, डीएपी दे दिया तो उससे नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेगी, और दूसरे हम तत्व देते नहीं है। तो ये जो जिंक वगैरह की कमी से भी पीलापन आता है, तो जिंक भी आजकल घुलनशील अवस्था में मिलता है। आप बाजार में जाएंगे तो घुलनशील जिंक भी आता है, तो उसको भी आप घोल के छिड़क सकते हैं। और यदि आपके पास कुछ भी उपलब्ध न हो तो आप 2 किलो यूरिया ही 100 लीटर पानी में घोल के छान के
छिड़क दे तो निश्चित रूप से वो आ जाएगा। दूसरा, सिंचाई का जरूर ध्यान रखें। हमारे किसान भाई सिंचाई कब कब करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं विदिशा जिले में नौकरी करी मैंने। एक किसान ने मसूर के खेत में नहर का पानी खोल दिया। अब आप जानते हैं नहर में ज्यादा पानी आता है, पूरा खेत भर गया। वो 4-5 दिन बाद वो पूरी मसूर खत्म हो गई। तो किसान भाइयों, पानी की जरूरत भी सबकी अलग अलग होती है। गेहूं को तो हम सिंचाई फ्लड इरिगेशन दे सकते हैं बहा के क्यारियों से, पर आपके जो मसूर है, चने हैं, ये दाल वाली फसलें हैं, इनको कम पानी लगता है, तो इनको स्प्रिंकलर से पानी दें आप। और फुल पानी न दे, थोड़ा कम रखें। यदि 5 घंटा में फुल होता है तो आप 4 घंटे चलाएं उसको जी, तो निश्चित रूप से आपकी फसल अच्छी होगी। और एक टाइम कितने दिन बाद देना है, तो आपका गेहूं में पहले बोनी के पहला पानी 21 दिन बाद लगाना चाहिए जी। आपके पास यदि बहुत पानी है तब भी बीच में बिल्कुल न लगाएं, 21 दिन के बाद ही लगाएं। और यदि आपने चने बोए हैं तो 45 दिन बाद जी। तो इस हिसाब से टाइम भी ध्यान रखना है और पानी कितना देना है इस बात का भी ध्यान रखना है। दाल वाली फसलों में ज्यादा पानी बिल्कुल ना दे। तो देखो भैया, ये तो 2 बात है खास तौर से आपको कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति करो चाहिए। अपन स्थूल तत्वों की तो पूर्ति करत रहे थे, यही सब भैया विशेषज्ञ हमेशा मिट्टी परीक्षण की भी बात करते हैं। अपन को मिट्टी परीक्षण करा के भैया सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति अपनी फसलों में करो चाहिए। तो सर मसूर बोने की चाहता है तो कौन सी मसूर बो? हाँ, मसूर की किस्में आप जानो चाहते हो, है ना? जी सर, चना और मसूर। वो तो चना की वो जो अभी आपके पास जो उपलब्ध हो जाए जी। भाई, चने में भी अच्छी वेराइटियां आ गई है, आपकी मसूर में भी कई सारी वेराइटी है, कोटा 1 वगैरह। तो जो अभी आपको फिलहाल उपलब्ध हो जाए आप बोनी कर लो। पर बीज कहीं का नई जी वेराइटी का लेना आप, क्योंकि जो नई वेराइटी आ रही है ना, इनमें कुछ उगटा निरोधी भी होते हैं जी। और एक मसूर के लिए एक और आपको अभी मैं सलाह अभी दे दूं आपको, एक हमारे किसान का ही रिसर्च है जी। किसान भी बहुत अनुसंधान करते हैं। मसूर को उथली ना बोए आप। अच्छा। मसूर को थोड़ी गहराई में बोए। इसमें थोड़ा हो सकता है कि आपका बीज उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, थोड़ा खराब भी हो जाए, तो थोड़ा सा बढ़ा के बोए उसको। सवाया बीज बोए आप। यदि 20 किलो बो रहे तो 25 किलो बोए, 5 किलो बढ़ा के बोए, लेकिन गहरा बोए उसको। अच्छा। आप गहरा बोएंगे तो मसूर में उगटा रोग नहीं लगेगा। इन्हें सूखने की बीमारी आती है ना बीच में। और जो भी वेरायटी नहीं हो, अपने पास नहीं हो, तो अपने रिश्तेदारों के पास या कोई किसानों के पास जो अच्छी लाए हो और पिछले साल बोई हो तो कुछ नहीं उसका बिगड़ता है। और जो पेक वाला बीज है उसमें छान छून के ना वो टेक लगाते हैं, बाकी यही बीज रहता है वो भी जी, है ना। तो किसी से भी आप ले लें जहाँ से उपलब्ध हो जाए। कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके पास भी उपलब्ध है। बीज निगम में है बीज। अपनी सोसाइटियां जो नई बनी है बीज उत्पादक सोसाइटी, इनके पास भी है। तो आप किसी से भी आप अच्छी वैरायटी। और ये दौरान मालवीय जी एक और श्रोता है फोन पे। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया। हेलो किसानवाड़ी। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी जी। सर पदम सिंह यादव बोल रहे। पदम सिंह यादव जी कहाँ से बोल रहे हैं? नरियावली से जी सर। चलो बताओ भैया, क्या समस्या है? सर ये बिही फर रही तो वो कच्ची गिर रही है सर। बिही छोटी छोटी रह जात है, गिर जात है जी सर। मलवी जी, इनको प्रश्न है कि बिही छोटी अवस्था में गिर रही है। किसान भाइयों, क्या होता है, पौधे हम लोग जब लगाते हैं तो एक तो उसका ठीक से गड्ढा नहीं खोदते हैं। तो गड्ढा खोदने का जो कारण होता है ये इसलिए बनाना है कि उसके नीचे कोई भी पत्थर वगैरह हो, हार्ड चीज, तो वो निकल जाए जी। और उस मिट्टी से थोड़ी नरम हो जाए। और उस गड्ढे में जो मिट्टी हमने नरम खोद कर दी है उसमें कुछ देसी खाद मिला दें, कुछ उसमें डीएपी मिला दें, दूसरा जो भी खाद वगैरह कुछ ऐसा पाउडर मिला दें जिससे दीमक वीमक न लगे। और फिर उसको मिक्स कर दें उतने गड्ढे में पूरे की मिट्टी में, और फिर वापस उसको भर के बराबर लेवल तक कर दें, तब उस पर हम पौधा लगाएं। तो उससे क्या होगा कि जब वो उसकी जड़ें बढ़ेगी तो नीचे उसको खाद भी मिलेगा, सब मिलेगा, और दीमक की दवा रहेगी तो दीमक भी नहीं लगेगी। ऐसा हम करते नहीं है कि मेरे घर पे भी किसानी होती है तो ऐसे ही करते हैं, थोड़ी मिट्टी हटाई और पौधा लगा दिया बस। तो वो क्या होता है, उसके नीचे हो सकता है कोई कड़क जमीन हो और या पोषक तत्व की कमी हो, तो इसके कारण अपने छोटे। और तो दूसरा वैरायटी का भी फर्क पड़ता है। यदि वैरायटी अच्छी नहीं है तो भी छोटे छोटे फल आएंगे वो जी। सर एक समस्या और है सर। बताओ सर। ये अपन ने नींबू लगाए हुए थे, करोड़ा नींबू। नींबू कौन सी किस्म लगाई थी भैया? सर किस्म तो नहीं है मालूम कौन सी लगी थी सर। अच्छा, तो का कलम से लगाई थी कि कहीं से पौधा लेके आए थे? क्या करो सर? पौधा लाए थे उत्तर प्रदेश से। अच्छा अच्छा। तो 15-20 पौधे लाए तो सर अपने 2 साल से फर रहे थे। तो सर आज 5 पेड़ सूख गए सर। कितने साल के हो गए? 8-8 साल के हो गए। 8-8 साल के हो गए जी सर। अबे तक फरत रहे? अब नहीं फर रहे जी सर, अब फरत रहे। अब 5 पेड़ सर बिल्कुल सूख गए हैं। सूख रहा है नींबू जी। तो दोनों का बता दूं मैं, नींबू के ऊपर तो क्या होता है, एक बीमारी लगती है डाईबैक, ऊपर से सूखता है, सबसे आखिरी में ऊपर से सूखने लगता है वो। अच्छा। तो ये एक तरह का फफूंद रोग है ये। तो एक बोर्डो पेस्ट आता, नीला थूथा बाजार में आता है,
नीला थोता जी। तो नीला थोता और जो चूना आता है, जो खड़ा चूना आता है जिसको बिना भुजा चूना कहते हैं, जी जी, वो दोनों आप 100 ग्राम भी दोनों को ले लेंगे। मतलब यदि आप जैसे नीला थोता 100 ग्राम मिलाते हैं तो 100 ग्राम उसमें चूना, अच्छा, जो खड़ा चूना आता डलेगा बराबर बराबर मात्रा में, और उसका 10 गुना पानी। 100 ग्राम दोनों है तो फिर 1 किलो पानी, जी जी, 10 गुना पानी। दोनों को इनको अलग अलग बर्तन में, मिट्टी के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन में घोल ले पहले, और फिर दोनों को एक साथ किसी तीसरे बर्तन में डाल के उसको बढ़िया वो बना ले जी, और फिर उसको पानी में घोल के ना आप छिड़क दे, स्प्रे कर दे, तो वो जो डायबिक बीमारी है नींबू की, नींबू में संतरे में लगती है, जी जी, वो नहीं लगेगी। और यदि ये उपलब्ध ना हो तो कोई फंजीसाइड आपके पास रखा होगा, फफूंदनाशक, जी, तो वो आप घोल के स्प्रे कर दे, तो एक तो ये उसके हो जाएगा। और नीचे फल के लिए क्या है, उसमें थोड़ी नीचे 1/42 जमीन थोड़ी नीचे नीचे की खोद ले कुदाली से, और उसमें कुछ देसी खाद वगैरह, डीएपी वगैरह मिला के वापस भर दे और सिंचाई कर दे जी। यदि पोषण मिलेगा तो निश्चित रूप से आपके फल बड़े हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे। नमस्कार भैया, हेलो किसान वाणी, आकाशवाणी सागर। हम सलमान किसान बोल रहे हैं। सलमान, बहुत स्वागत है आपको भैया, और बताओ क्या प्रश्न है। हमने मसूर लगाई थी, निकल रही है। चलो भैया, आपको प्रश्न विशेषज्ञ जी तक पहुंच गया है। आज ये कार्यक्रम में उपस्थित हैं बीएल मालवीय साहब, उप संचालक कृषि सागर, वे आपको बता रहे हैं। किसान भाई, जब आपने बोई थी तो कहीं बस कुछ खाद वगैरह मिलाया नहीं मिलाया, बीज उपचार करा कि नहीं? जी। अच्छा, कोई नमी तो अधिक नहीं थी उसमें? नहीं। अच्छा, सही 60 है। उसमें क्या हो सकता है, कोई फफूंदनाशक भी कोई हो सकता है। तो आप अभी एक घुलनशील खाद आता है 20-20-0, तो ये या तो कोई घुलनशील खाद ले लेना आप दुकान से, जो 1 किलो के पैक में आता है पाउडर फार्म में, उसको, और दूसरा एक फंजीसाइड कोई सा भी फफूंदनाशक एक दवा थोड़ी सी मिला के आप छांट देना, तो कोई फफूंद वाला रोग होगा तो खत्म हो जाएगा, और ये घुलनशील खाद से उसके पत्तों के द्वारा उसको पोषण मिल जाएगा। अभी आप इतना कर दें, और फिर भी कोई हमारे कृषि विभाग के आसपास उपलब्ध हो तो उनको आप बता दें, ताकि उसका थोड़ा सा हम लोग फोटो वगैरह लेके ऊपर भेज देंगे, ताकि मालूम पड़ जाए कि उसमें भी तकलीफ क्या है। ठीक है सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपके लाने एक कार्यक्रम में फोन लगाबे। नमस्कार। नमस्कार भैया, एक और श्रोता हमसे संपर्क कर चुके हैं। हेलो जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। सर, हम विजय उपाध्याय, ग्राम कटवाड़ा, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बोला सर। विजय उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी सर। बताओ भैया, क्या समस्या है। सर, ओकरा का कोनो स्थायी हल है सर, जिसमें ओकरा लगाई कोनो खेत में? पहलो प्रश्न। अच्छा। और दूसरा जो के सर, मसूर और चना 1 एकड़ में कितो खाद है, कितो बीज डालू चाहिए? उगरा क्या होता है पहले तो आपको मैं बता दूं। बरसात के दिनों में आपने देखा चमड़े के जूते अपने रखे रहते हैं, और अपन बरसात में कई दिन तक रखे रहते हैं, महीने 2 महीने, तो उनपे एक फफूंद जैसा आ जाता है। जी जी जी। उसको आप अच्छी तरह समझते हैं, फफूंद बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। कभी कभी तो रुई जैसा उस पे उग जाता है जी, तो वो फफूंद होता है। और ये फफूंद के कई सारे रूप होते हैं जी, है ना। जो अपन ने मशरूम, जो आपने नाम सुना होगा, जो कुकुरमुत्ता होता है आपने नाम सुना होगा, ये सब उस फफूंद के रूप है अलग अलग। ये कई तरह की होती है, ये हमारे फायदेमंद भी होती है, नुकसानदायक भी होती है, बीमारी भी पैदा करती है जी। और कई लोग मशरूम को खाते भी हैं, जी जी। तो पौष्टिक भी होती है। तो ये इसके कई रूप है। तो जमीन में जब पौधा अंदर उगता है और उसकी जड़ें जमीन में जाती है, तो इसका जो फफूंद है वो जड़ों के द्वारा अंदर पौधे में चला जाता है जी। और जो उसकी नलियां होती है, ऊपर पानी पहुंचती है जड़ों से ऊपर तक, पत्तियों तक, उन नलियों में जाके वो काटन जैसा उग जाता है, उगने लगता है फफूंद, और बस उनकी नलियों को चोक कर देता है, और नली चोक होने से पौधा सूखता है। तो इसका कोई स्थायी हल तो है नहीं, हम जमीन में से उसको कैसे अलग करेंगे। ये ट्राइकोडर्मा हमारे यहाँ आता है, ये जो फफूंदनाशक ही है जैविक, इसको 2 किलो के लगभग हम 1 हेक्टर में 2-2.5 किलो देसी खाद में मिला के बुरक दें जी, और बीज के साथ भी मिला दें जी। दूसरा, अभी आपको मैंने बताया, मसूर की बोनी थोड़ी गहराई में करें आप, वेराइटी नहीं ले, क्योंकि पुरानी वेराइटियों में ज्यादा ससेप्टिबल है, उगता ज्यादा लगता है जी। तो वेराइटी नहीं ले ले, नई वेराइटी अच्छी आ रही है। और दूसरा, ये अच्छे किसान का अनुभव है, वो कह रहे थे जितना गहराई पे बो सको उतना गहराई पे बो उसको, मसूर को जी। बस आप अपना बीज को बढ़ा दो आप, ताकि वो कुछ पौधा ऊपर निकलने में मर जाए तो आपकी संख्या बराबर हो जाए पौधों की, तो फिर उसके बाद वो उगरा नहीं लगेगा जी। दूसरा, इनमें जिन खेतों में सरसों वगैरह बो देते हैं उनमें भी उगरा नहीं लगता है।
अच्छा। इधर ग्वालियर तरफ लोग क्या करते हैं, जैसे ही बरसात निकली वो सरसों फेंक देते हैं खेत में, और जब सरसों छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, तो फिर उसको जमीन में बखर देते हैं। अच्छा। वापस जमीन में मिल जाता है। जी, जी, जी। और फिर उसमें दूसरी चीज बोते तो उग्र नहीं लगता। तो यदि आप ऐसा ना करो, वैसे भी बीच में मसूर बो दोगे, यदि मान लो चने बो रहे हैं तो उसमें तो आपने सरसों डाल दी थोड़ी बहुत, जी जी जी, है ना, तो कहीं कहीं उग जाएगी वो। या लाइन से लगा दो, 4 लाइन आप चने की लगा दो, 2 लाइन सरसों की लगा दो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से सरसों बीच बीच में होती है तो उससे उगरा नहीं लगता है। दूसरा, जिन खेतों में ज्वार बो लेते हैं, जी हाँ, हम लोग ज्वार बोना बंद ही कर दिया। फसल चक्र का जब से ये बंद हुआ है तब से बीमारी ज्यादा हुई है जी। तो यदि हम ज्वार भी बोते हैं तो उस खेत में उगरा नहीं लगता जी। और मालवी जी, इनको एक प्रश्न और है विजय उपाध्याय जी को, जे जानो चाहते हैं कि मसूर और चना को कितो कितो बीज उपयोग करो चाहिए और खाद के ही जानकारी जे चाहते हैं। किसान भाइयों, क्या है बीज, अब चने का तो हम लोग 1 हेक्टर में जनरली 75 से 80 किलो बताते हैं 1 हेक्टर में, तो किसान 1-1 कुंटल तक बो देते हैं। अब जैसे गेहूं में, हम गेहूं में भी 100 से 120 किलो बताते हैं प्रति हेक्टेयर, तो 1 एकड़ में 50 किलो बताते हैं जी, है ना गेहूं। जबकि किसान लोग 1-1 एकड़ में ज्यादा बो देते हैं, 80 किलो 100 किलो तक बो देते हैं, जी जी, मानते ही नहीं है। तो ऐसे ही मसूर में भी अपन 40-50 किलो या ना 1 हेक्टर में बताते हैं जी। तो 1 एकड़ में तो मतलब आप 20 किलो ही समझ लो, आप 20 से भी कम लगेगा वो, जी बिल्कुल, है ना। यदि आप गहराई पे बोते तो 20 किलो बो दो आप। जी। चना में जो बीज है 1 कुंटल 1 हेक्टर जी, और इसमें 40-50 किलो मतलब आधा से भी कम है मसूर। हाँ, तो 1 एकड़ में बताऊं मैं मसूर 20 किलो यदि गहराई पे बोते तो 20 किलो बोते। जी जी। और मालवीय जी, इन खाद के प्रबंधन की भी बात करी तो है। खाद में क्या होता है किसान भाइयों, जैसे मैं अब इस गेहूं से शुरू करूं, जी, इसमें 2 चीजें हैं, एक दाल वाली फसलें, एक बगैर दाल वाली। आपका चना है, मसूर है, ये दाल वाली जिस दाने की दाल हो जाए, जी जी, और जिस दाने की दाल नहीं बनती वो बगैर दाल वाली, यानी गेहूं के दाने की दाल नहीं बनती। तो जो बगैर दाल वाली फसलें होती है इनमें नाइट्रोजन ज्यादा लगता है। एक मोटा हिसाब हम याद रखो जी। जैसे गेहूं है, हम बरसात में हमने मक्का बोई थी, ज्वार बोई थी जी, तो गेहूं के लिए हमारा 100 से 120 किलो नाइट्रोजन हो जाएगा जी, और करीबन 60 किलो उसमें फास्फोरस और 40 किलो पोटास। जी, ये मतलब उसका वो है अनुपात तो होगा। हाँ, ये देना है अपने को। नाइट्रोजन अब कैसे देते हैं, अब मान लो आपने डीएपी दे दिया 2 बोरी, तो 2 बोरी में कितना नाइट्रोजन मिल गया और कितना फास्फोरस, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा जी। फिर जो बच गया उसमें और की बोर बचा है तो फिर दूसरे तत्वों से देना पड़ेगा, जी, जी, है ना। तो ये इसका हुआ। अब यदि हम अब चने की बात करें तो चने में नाइट्रोजन कमी होती है, यानी 20 किलो ही हम बताते हैं जितनी भी दाल वाली है, क्योंकि इनकी जड़ों में जो गठन होती है वायुमंडल से नाइट्रोजन लेती और इसमें फास्फोरस ज्यादा है। अच्छा, 20-80-40 जी, यानी इसमें हमें फास्फोरस ज्यादा देना है ना। ऐसे ही मसूर में 20-60-40, अच्छा, तो 20 किलो आपको नाइट्रोजन देना है, 60 फास्फोरस और 40 किलो पोटास देना है जी। ये मतलब हमारा मोटा इनका हिसाब है जी। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करो। यदि आपने डीएपी दे दिया है तो कैलकुलेशन कर लो कि आपने कितना दिया, उसमें कितना तत्व दे चुके हैं जी। बाकी बचता है तो आप सुपर से दे दो जी। और फिर नाइट्रोजन तो बहुत थोड़ा ही लगता है इसमें, जी जी। बाकी गेहूं में ही ज्यादा नाइट्रोजन लगता है जो यूरिया से हम लोग बाद में पूर्ति करते हैं। जी। और मालवीय साहब, इस दौरान एक और श्रोता फोन पे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर। हाँ, कौन बोल रहा है भैया? सब राजपूत, ग्राम कुआ खेड़ा सुगरू से। चलो, बहुत स्वागत है भैया आपको। और बताओ का प्रश्न लेके आए हो आप? अपने बटरा लगा रहे कौन सा किस्म का बिक्री रेट वारो? अभी क्या है किसान भाइयों, पहले तो अपन वो अर्किल वगैरह ज्यादा चलती थी, अभी इससे अच्छी भी बाजार में आ गई है। तो अर्किल मटर भी खूब चली और अभी भी चल रही है वो, पर इससे भी अच्छी कोई आपको मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं। अभी कृषि विज्ञान केंद्र इनके पास भी कुछ मटर का बीज था और प्राइवेट कंपनियों के भी कुछ अच्छे आ रहे हैं, तो उसको आप बो सकते हो। ठीक है भैया, चलो बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में फोन लगाओ। एक और श्रोता हमसे संपर्क कर चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हम कुआ खेड़ा से बोल रहे सर, कमर सिंह राजपूत। बहुत स्वागत है भैया कमर सिंह जी। क्या कह रहे सर, अपन ये मसूर में पानी डाले कितने दिन में डाले सर? किसान भाइयों, मसूर में तो वैसे 30 दिन बाद पानी लगाना चाहिए, लेकिन एक किसान का अनुभव आपको मैं शेयर कर दूं जी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1 एकड़ से 12 कुंटल मसूर निकाली। तो 12 दूना 24, 6 30, मतलब 30 कुंटल पर हेक्टर जी। एक वैज्ञानिक लोगों के लिए भी मुश्किल होता है जी। तो उन्होंने कहा मैंने सिंचाई का तरीका बदला। अच्छा। तो पहली सिंचाई उन्होंने 25 दिन बाद करी। पहली सिंचाई 25 दिन बाद स्प्रिंकलर से करी
जी, और वो भी मतलब आधी करी, मतलब 5 घंटे चलाने में फुल सिंचाई होती है जी, तो उन्होंने 2-2.5 घंटे चलाई स्प्रिंकलर और फिर बंद कर दिया। फिर उसके बाद 50 दिन बाद फिर स्प्रिंकलर से सिंचाई करी और फिर वो 5 घंटे की करी, मतलब फुल सिंचाई करी। जी, जी, तो कहने का मतलब हमने पहले सिंचाई 25 दिन बाद और वो हाफ सिंचाई मतलब स्प्रिंकलर को आधे 2.5 घंटे चलाया और फिर 50 दिन बाद दूसरी बार सिंचाई करी, वो 5 घंटे चलाया। तो उनका कहना था कि हमारे को सबसे अच्छी पैदावार इसमें मिली। अच्छा, अच्छा। तो किसान भाई ये ज्यादातर अपने सागर जिले में स्प्रिंकलर चलाते हैं, तो आप लोग इसी तरह से यदि सिंचाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पैदावार अच्छी मिलेगी। जी सर, अच्छी बात है सर। और कौन प्रश्न भी है का कमर सिंह जी? हाँ, और माने चना कौन से रेट है सर? और चने में तो कई सारी किस्में हैं जो भी आपको उपलब्ध हो जाए। जी, विशाल है, विशाला है हमारी, है ना, ये G36 है, और भी जो आपको अच्छी सी मिल जाए। पर नई वेराइटियां जो आ रही है ये उकटा निरोधी भी है जी। तो आप कोशिश करें कि कोई यदि आपके पास नहीं उपलब्ध हो, बीज निगम के पास उपलब्ध है, अपने सागर जिले में बहुत बीज उपलब्ध है जी, तो आप ले लें और फिर अगले साल बीज भी अपना घर का ही हो जाए तो 1-2 साल उसको बो सकते हैं जी। और मालवीय जी, ये दौरान एक और फोन है। हेलो हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी केंद्र सागर, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। लक्ष्मण सिंह बोल रहे थे सर, बहुत राई से। लक्ष्मण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपको। या पूछ रहे थे सर, जैसे अपन चना या मसूर बोने है खेत में और अपने मतलब बखन्नी नहीं भैया, अपन सूखे में का सुपर फास्ट डाल सकत खाद जो के नहीं डाल सकत सर, सुपर सिंगल फास्ट? नहीं, बिल्कुल किसान भाई, वैसे मसूर के लिए क्या है, थोड़ा सा जल्दी बोना अच्छा रहता है, परंतु फिर भी आप बो सकते हो। सिंगल सुपर फास्फेट बिल्कुल डाल सकते हो आप। हम तो सलाह देते हैं किसानों को कि ज्यादातर किसान डीएपी के पीछे दौड़ते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है ना, इसमें सल्फर अतिरिक्त रूप से मिल जाता है जी, तो हमें सिंगल सुपर फास्फेट डालना चाहिए। और उसके बाद में यदि आप दूसरा जो भी खाद्य डीएपी वगैरह उसके तो भी बोने के टाइम मिला सकते हैं जी। बाकी पोटास जरूर आप लोग उपयोग करा करें, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये 3 तत्व मुख्य तत्व है फसल के जी। तो आप यदि एनपीके दे देते हैं 12-32-16 तो थोड़ा बहुत उसमें पोटास मिल जाता है जी। ये जो 12-32-16 या 18-46-0 ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का अनुपात है, उस परसेंटेज है उस खाद में जी। तो इसी हिसाब से आप यदि सुपर फास्फेट अभी दे सकते हैं आप। ठीक है। तो भैया हरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, आज के एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पे हमारे बीच उपस्थित हते BL मालवीय जी, उप संचालक कृषि सागर। मालवीय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को संयोजन हतो दीपक निषाद को।